मुझे लगता है कि खास करके जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि बीजेपी हिंदुओं को मूर्ख बना रही है, धर्म का इस्तेमाल करके इसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो है वोटों को बटोरने का एक ज़रिया बना रही है। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या अगर किसी धर्म से नफरत टाइमिंग ये है यूसीसी को पास करने की, वो बहुत ज़्यादा करीब है लोकसभा चुनाव के, 2 से 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में क्या बीजेपी जो है यूसीसी को उत्तराखंड में पास कराकर एक ट्रायल करना चाहती है, कहीं ना कहीं एक मुद्दा देना चाहती है, उसको हवा देना चाहती है और एक तरीके से अपना माहौल बना देने के बाद जो है उसका पति जेल जाएगा, 3 साल के बाद फिर वो वापस आएगा, तो क्या वो पति उस महिला के साथ रहना चाहेगा? क्या उस महिला की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? जिस औरत ने अपने शौहर को जेल में डलवाया, उसकी वजह से, उसके कारण वो जेल में गया, क्या आप इस बात की नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वन नेशन वन लॉ यानी कि यूसीसी आ गया है और उत्तराखंड देश में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऐसे में बीजेपी ने 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था कि यूसीसी उनका बड़ा मुद्दा रहने वाला है। उसके पहले उन्होंने 370 हटाया, उसके बाद राम मंदिर और तीसरा मुख्य बिंदु जो उनका है यूसीसी है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि यूसीसी आने से आखिर कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि ये कानून में क्या प्रॉब्लम है या फिर ये कानून लाने से लोगों के क्यों दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके तमाम सवाल आज हमारे न्यूज रूम में हम मौजूद हैं और इस पे हम बात करेंगे। तो जानते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं अमन सर और उनसे बात करते हैं कि यूसीसी आने से आखिर लोगों में क्यों इतना ज़्यादा सियासी माहौल देखने को मिल रहा है और आखिर में यूसीसी आने से जो चीज़ें प्रक्रिया हो रही हैं वो समान नागरिक कानून जो लाया गया है महिलाओं के लिए या अन्य लोगों के लिए एक अच्छा कानून है, तो इससे लोगों को इतना इफेक्ट क्यों हो रहा है? देखिए बिल्कुल इसको लेकर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की टाइमिंग ये है यूसीसी को पास करने की, वो बहुत ज़्यादा करीब है लोकसभा चुनाव के, 2 से 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में क्या बीजेपी जो है यूसीसी को उत्तराखंड में पास कराकर एक ट्रायल करना चाहती है, कहीं ना कहीं एक मुद्दा देना चाहती है, उसको हवा देना चाहती है और एक तरीके से अपना माहौल बनाना चाहती है। क्योंकि चुनाव के दौरान अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर बात है कि हर कोई ये बात कहेगा कि आप जो इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करते हुए नजर आते हो। आप देखें कि उत्तराखंड में लगातार बीजेपी की सरकार रही है और जो धामी जी हैं दूसरी बार सीएम बने। इसके अलावा अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ पर भी 2 बार बीजेपी रही है। तो एन वक्त पे चुनावों के इसको पास करने का क्या मतलब है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि अभी इसमें कई सारे ऐसे लूप होल है जिसके ऊपर लगातार चर्चा जारी है। इसमें आदिवासी को आपने क्यों छोड़ा, क्या सिर्फ आप मुस्लिम वोट बैंक को घेरने का प्रयास करते हुए नजर आते हो। और ऐसे में जो बाकी कह सकते हैं राज्यों में भी लगातार सुगबुगाहट है कि वहाँ पर भी ये जो पारित हो सकता है, पास हो सकता है। तो टाइमिंग को लेकर पहली बात ये पूरे का पूरा मसला है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में ये पास हुआ है, अभी फिलहाल कानूनी शक्ल में तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन हाँ अगर पास हो गया है तो राज्यपाल के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर गृह मंत्रालय इसको हो सकता है अप्लाई वहाँ पर करवाए। तो अभी कई सारे प्रोसेस हैं। तो ऐसे में ये प्रोसेस अभी कितने महीने में पूरे हो पाते हैं, कितने समय में पूरे हो पाते हैं और क्या चुनावी माइलेज लेने के लिए बीजेपी ने ये किया है। क्योंकि लगातार इसको लेकर चर्चा थी कि यूसीसी जो है केंद्र के द्वारा जो पास किया जाएगा, पारित किया जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर सिर्फ चर्चा है। और उत्तराखंड में इसको पास कराने के क्या मायने हो सकते हैं, इस जल्दबाजी में इसको पास कराने का क्या वाकई कोई सियासी तौर पर इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। ओवैसी भी यही बात कह रहे हैं कि ये धार्मिक मामला है। और चूंकि देखिए हमारा देश जो है वो कई तरह से अलग अलग कह सकते हैं कि जो भौगोलिक कंडीशन उसके साथ में रहता है, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपने तौर तरीके हैं, शादी को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जो जानकार हैं कि भाई अगर यूसीसी पास कर देंगे तो उस सब चीज़ों में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने एक ट्रायल बेसिस पे जो उत्तराखंड में ये चीज़ देखने का प्रयास किया है कि इसके क्या परिणाम निकल के सामने आते हैं, लोग किस तरह से इसके साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे या वाकई इसको लेकर एक हो हल्ला मचता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सर जैसा कि अभी यूसीसी गोवा में सबसे पहले वहाँ पे लागू हो गया था 1867 में, लेकिन वहाँ पे तो सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। और रही कानून, ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसकी वजह से ये लागू कर रही। इसकी कवायद तो 1986 में सबसे पहले शुरू कर दी थी शाहबानो के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उनको ये हिदायत दी थी कि आप यूसीसी लेकर आइए। तो जिसकी वजह से
राजीव गांधी ने ये सवाल सबसे बड़े उठाए थे कि यूसीसी उन्होंने बैन कर दिया था, कुछ मौलानों को उन्होंने खुश करने के लिए फिर उन्होंने शिलान्यास करके ये सारी चीज़ें की थी। तो कहीं ना कहीं वो जो कवायद उठी है यूसीसी की वो बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी, जिसमें जेबी कृपलानी जी ने भी ये सारी चीज़ें कही थी। तो ये चुनावी मुद्दा ना होकर हो सकता है कि जनता की भलाई के लिए या लोगों की भलाई के लिए भी किया जा रहा हो। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी कानून बनता है लोगों के लिए ही बनता है, लेकिन मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आप जो कह रहे हैं कि बहुत समय से चले आ रहा था और चूंकि 10 साल तो मोदी सरकार को भी केंद्र में हो गए, तो ऐसे में चुनाव के ऐन वक्त पे इसको लेके आने का मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर फायदा पहुंचाना तो अपने आप को है ही, क्योंकि राम मंदिर को आप देखें कि लगातार जो शंकराचार्य हैं वो इसको लेकर मना कर रहे थे कि भाई जब अपूर्ण मंदिर है तो उसको इस तरह से जल्दबाजी में करने का क्या मतलब है। तो क्या आज मोदी सरकार जो हमारे धर्मगुरु उनसे भी ऊपर होकर जा चुकी है? तो कई तरह के सवाल है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप खाली सिर्फ अगर चुनाव का फायदा उठाने के लिए सब चीज़ कर रहे हो तो जाहिर बात है कि विपक्षी दल आपको ज़रूर घेरेंगे और ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, कोई एक तरफा देश नहीं जहाँ पर उठाकर आप कोई भी चीज़ जो है पारित कर सकते हो। इतने समय से बीजेपी से पहले भी बीजेपी की सरकार रही, मोदी सरकार से पहले भी आप देखा अटल जी की सरकार रही और 5-7-8 साल वो जो है सरकार चलाते हैं, 3-4 बार पीएम रहते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि इसको पहले भी बात नहीं की गई होगी, ज़रूर की गई होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या है हमारे देश के वो भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पारित ही करना था तो फिर आपने आदिवासी क्यों छोड़ दिए? उसको उनको भी आपको रखना चाहिए। यानी कि आपको पता है कि अगर उनको अंदर लेके जाएंगे तो जिस तरह से लगातार झारखंड में हम देख रहे हैं कि जो हाल हो रहा है वहाँ पर, हो सकता है इसको पारित करने पे या उनको लेकर आने से और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये देश को मैं कह रहा हूँ कि देश लगातार विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और जाहिर बात है कि सबको आर्टिकल 24 से लेकर 28 तक ये कहीं ना कहीं सबको अधिकार है कि अपने अपने तरीके से आप सब काम जो करना चाहते हो वो करें। और इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना कि उनकी जो पर्सनल जो चीज़ें वो अपने अनुसार कर सके। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट भी है, तमाम धर्मों के एक्ट है, तो पहले से चले आ रहा है। लेकिन हाँ, ये कहना कि जो है इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कानून बनते हैं। आप देखिए कि रेप संबंधित कितने सारे कानून हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाज में कहीं ना कहीं चीज़ देखने को मिलती है। तो कानून पास कराना और सही तरीके से उसको लागू करवाना, दोनों में बड़ा अंतर है। और दूसरी बात कि ये जो समय है, ये लोकसभा चुनाव का एकदम नज़दीकी समय, तो हो सकता है कि जो लगातार पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि भाई हो सकता है इसके जरिए जो बीजेपी है, सत्ताधारी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लाभ या माइलेज लेने का प्रयास कर रही हो। जी बिल्कुल, जैसे सर ने बोला कि ये लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जिसकी वजह से ये सारी कवायद चालू हो गई है, तो हमारा अगला सवाल अक्षय से रहेगा कि आपको क्या लगता है कि ये चुनावी मुद्दा हो सकता है या देश के भलाई के लिए ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये हिंदू एक्ट में तो सारी चीज़ें लागू होती हैं, लेकिन मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है जिसमें शरीयत का सबसे बड़ा योगदान है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं लागू हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि सरकार उनके कानूनों में बदलाव लाने के लिए ये कानून लेके आ रही है। देखिए, जिस तरीके से यूसीसी को सबसे पहले बीजेपी ने उत्तराखंड में यहाँ उत्तराखंड विधानसभा में पहले बिल के तौर पर से यहाँ पेश किया गया और उसके बाद बुधवार को ये बिल यहाँ विधानसभा में बहुमत से पास भी हो गया। इसे देखिए एक तौर पर बीजेपी का परीक्षण माना जा रहा है, बीजेपी की तरफ से किए गए परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनावों में भी राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा था, और केवल 19 नहीं, 2014, 2009, 2004, 1999 चुनाव, जितना पीछे किस तरह चले जाएंगे, लगातार ही मैं कहूँ जब से अस्तित्व में बीजेपी आई है, बीजेपी का प्रमुख मुद्दा सबसे आगे रहा है राम मंदिर, राम को अस्तित्व में लाना, अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना करना। उसके बाद जब आप 2019 में आते हैं तो 2019 में बीजेपी जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया, 3 प्रमुख मुद्दे थे, राम मंदिर, उसके अलावा यहाँ पर 3 तलाक और फिर था यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से 2019 में यहाँ बीजेपी सरकार ने नागरिकता कानून पेश किया, सबसे पहले जो सीए था जिसमें यहाँ पर संशोधन किया गया, और उसके बाद एक नया कानून निकाल करके लाई एनआरसी, जिसे यहाँ पर बिल के तौर पर पेश किया सदन में और वो पास भी हो गया था। उसका जिस स्तर पर विरोध हुआ वो वाकई में बीजेपी के लिए एक फीडबैक था, बीजेपी के लिए एक यहाँ पर प्रतिक्रिया थी कि जनता से क्या कुछ उसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान इस बात से जानता था, सरकार इस बात से भली भांति परिचित थी कि विरोध तो होगा और विरोध का कहीं ना कहीं उन्हें स्तर का आंकलन भी करना था। उसके बाद आप देखिए किसान आंदोलन, यहाँ पर 3 कानून थे, एक में प्रावधान किया गया, 2 नए कानूनों की पेशकश की गई, यहाँ पर राष्ट्र स्तर पर आंदोलन हुआ और इसका निष्कर्ष निकला कि पार्टी को, सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। इसीलिए यहाँ पर यह चीज मानी जा रही है कि बीजेपी ने यूसीसी जैसे जो उसका तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर प्रमुख मुद्दा रहा है, उसे उत्तराखंड में परीक्षण के तौर पर अपनाया है। अब यहाँ जब उत्तराखंड में उसे यहाँ पर
उत्तराखंड विधानसभा में बिल पेश हुआ, उसके बाद वो पास बुधवार को हो गया है। अब वो राज्यपाल के पास जाएगा, कानून बनकर राज्य में लागू होगा। अब उसके बाद भी क्या कुछ यहाँ पर प्रतिक्रिया मिलेगी। और आप ये देखिए कि उत्तराखंड में ये पेश हुआ, उसके बाद बिल पास भी हो चुका है, तो जो उसकी यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है वो अब राष्ट्रीय स्तर पर आनी शुरू हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर प्रतिक्रिया जाहिर की है, कांग्रेस नेताओं ने, तमाम विपक्षी नेताओं की अब इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और इसका भारी संख्या में विरोध का सामना बीजेपी को इस पर करने को मिल सकता है। लेकिन अक्षय, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो इस पे कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। ये कानून जब वो गुहार लगाते हैं कि एक समान कानून आना चाहिए, भाजपा पार्शियलिटी कर रही है, ये कर रही है, तो अब ऐसे में जब एक समान कानून आ रहा है तो ओवैसी को इससे अब क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि ये आने वाले जो उनके मुस्लिम महिलाएं हैं, जिसमें ट्रिपल तलाक बीजेपी का अहम मुद्दा रह चुका है पिछले समय में, ऐसे में क्या ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है? और वहाँ की लोगों को इक्वालिटी अगर वहाँ की महिलाओं को मिल रही है, जिसमें तलाक, जैसे 2017 का सायरा बानो केस हुआ था जिसमें उनके पति ने तलाक बोल के उनको तलाक दे दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं में बीजेपी के प्रति एक अलग आस्था देखने को मिली थी। तो क्या बीजेपी ये चीजें साध कर ये कानून लेके आ रही है? वाकई में देखिए, इस बात में कोई दौराय नहीं है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से 1984 में शाहबानो मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ सदन में निरस्त कर दिया था उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने। कुछ वही चीज यहाँ पर आप ये देखिए कि जो वो मामला हुआ था, करीब 40 साल उस मामले को हो चुके, आज भी उसका जिक्र ज्यों का त्यों बना हुआ है। और उसकी प्रमुख वजह यही रही कि बीजेपी ने भी उस मुद्दे को लगातार उठाया। फिर 2019 में यहाँ पर 3 तलाक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से यूसीसी आ रहा है, यूसीसी में तलाक तक चीजें शामिल है, जिस तरीके से जो प्रमुख प्रावधान भी यहाँ यूसीसी के अंदर है, प्रमुख जो चीजें शामिल है उसमें जिस तरीके से शादी करना, शादी के जो नियम है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ तलाक के जो नियम है, एक बच्ची को गोद देना, इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो सभी धर्म को लेकर के, सभी धर्म के जो लोग होंगे वो एक समान उनके लिए कानून लागू होंगे इन तमाम चीजों के लिए। अब इस पे जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है, जिसमें कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर पहले उनके बयान ये रहे हैं कि कानून एक समान होना चाहिए, कानूनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के बयान से ये झलकता है कि यूसीसी में जो यहाँ पर कानून अब लगाए जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये चीज का भी ख्याल रखा जाए, जो शरीयत यहाँ पर मुसलमानों को कुछ अधिकार देती है, जो शरीयत यहाँ पर कुछ नियम तय करती है मुसलमानों के, उसके मुताबिक कुछ अंश यहाँ पर जो यूसीसी लागू होगा उसमें जो यहाँ पर नियम अब नए नियम लागे जाएंगे, नए नियम आगे लागू किए जाएंगे, उन नियमों में शरीयत के मुताबिक भी, शरीयत के अंश से कुछ, मुझे लगता है कि कुछ अंश मात्र की तरह उठा करके कुछ यहाँ पर कानून भी ऐसे भी होने चाहिए। यानी कि पूरे कानून शरीयत के खिलाफ नहीं जाने, नहीं, पूरे कानून शरीयत के खिलाफ नहीं जाने चाहिए। तो ये चीज मुख्य रूप से लगती है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पूरी तरीके से इस सब कानून का विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जैसे अक्षय ने उठाया कि शरीयत को चाहते हैं कि हार्म ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शरीयत जो लाया गया वो जब मुस्लिम का एक जो पक्ष है, एक तबका है, वो आईपीसी को फॉलो करने के लिए तैयार है, वहाँ के क्रिमिनल लॉ को मानने के लिए तैयार है, लेकिन शरीयत को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अगला सवाल हमारा होगा अबरार से कि जो मुस्लिम पक्ष है वो शरीयत को इतना तवज्जो क्यों देता है? जब दंड लेने की बारी आती है तो आप दंड नहीं लेते हैं, जिसमें आपको कोड़े मारने का, आप चोरी करिए तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, आप शराब पिएंगे तो आपको कोड़े मारे जाएंगे, और तमाम अलग अलग चीजें हैं जिसमें आपको दंड देने का प्रावधान है। तो ऐसे में दोहरा चरित्र क्यों नजर आता है कि आपको जब क्रिमिनल लॉ फॉलो करना होता है तो आप उस चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन जहां पर आपको शरीयत की बात आती है तो आप शरीयत के पक्ष में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ला रही है, और जिस तरीके से, सबसे पहली बात तो ये कि नाम ही गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक उसके अंतर्गत आना चाहिए। अगर आदिवासी से अलग हैं तो फिर आप इसको समान नागरिक संहिता नहीं कह सकते। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी की राजनीति क्या है, बीजेपी किस तरीके से इसको प्रस्तुत कर रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब देखिए, जो हमारे जो उत्तर भारत के जो हिंदू हैं उनके अलग तौर तरीके हैं, जो द्राविड़ हिंदू होते हैं, जो साउथ के होते हैं, उनके अलग होते हैं। वो कज़न में शादी करते हैं, तो क्या सरकार इस बात को कैसे तय करेगी? गोवा के लॉ को आप कैसे तय कीजिएगा? मात्र अगर ऊपरी सतही तौर पर आप इस बात को देख करके ये फैसला कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये कि देश के तमाम नागरिक एक जैसे ज़िंदगी को गुजारेंगे और एक जैसी जो है तमाम मान्यताएं उनकी बन जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है। जब आप उस पूरे कानून को पढ़िए तो उसमें बहुत सारी जो कमियां हैं, और इसको लेकर के सरकार से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार आदिवासी हों या फिर जो द्राविड़ हिंदू होते हैं उनको लेकर के आपके क्या प्लान है? जो गोवा में लोगों
की ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, जो क्रिश्चियन होते हैं उनको लेकर के आपका क्या प्लान है, क्योंकि वहाँ पर उनके अलग अपने लॉज होते हैं, अपने अलग कानून होते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, दूसरा पक्ष जो मुस्लिमों की बात है या असदुद्दीन ओवैसी की बात है, दरअसल अगर भारतीय जनता पार्टी इस कानून को ला रही है तो उसके पीछे मात्र एक मकसद है और वो मकसद है राजनीतिक रूप से वोटों को बटोरना, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। दूसरी तरफ अगर एक बात का मैं यहाँ पर जिक्र करूँ, जब 2019 के चुनाव में एनआरसी को लेकर के तमाम तरीके के जो है हवा खड़े किए गया, ऐसा लग रहा था कि अब मुसलमानों को देश से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा। कई जगहों पर जो है शेल्टर्स को लेकर के खबरें चलाई गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चुनाव खत्म हो गए, सारी चीज़ें अपने उसी तरीके के समान स्थिति पर आकर के ठहर गई, और फिर से एक बार चुनाव आया तो फिर से इस मामले को जो है भुनाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से ये राजनीतिक मामला है, और मुझे लगता है कि खास करके जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि बीजेपी हिंदुओं को मूर्ख बना रही है, धर्म का इस्तेमाल करके इसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो है वोटों को बटोरने का एक जरिया बना रही है। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या अगर किसी धर्म से नफरत करते हैं तो उस धर्म की इबादत गाह में क्या जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई जाते हैं तो मस्जिद जाते हैं, सऊदीया जाते हैं तो मस्जिद जाते हैं, तमाम अरब कंट्रीज़ में जब जब उनका दौरा होता है तो मस्जिदों में जाते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है, और इसमें जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ का या फिर राजनेताओं का जो एक एंगल होता है लोगों को मूर्ख बनाने का, या फिर धार्मिक चीज़ों को उनके अंदर भर के उनकी उस आग को जलाने का, ताकि वो नफरत को बढ़ावा दे और फिर वोट जो है वो धर्म के आधार पर करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से इस बात को समझने की ज़रूरत है ना, कि उस एंगल से तो मुझे लगता है कि यूसीसी में बहुत सारी खामियां हैं। बिल्कुल इसके साथ खड़ा हुआ जा सकता है कि देश में तमाम लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन आपकी मंशा, आपकी नीयत, सारी चीज़ों को परखा जाएगा। और इस समय जिस ढंग से चुनाव से मात्र 2-3-4 महीने पहले आप इस बिल को ला करके जो एक हवा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का तो आकलन तब भी कर लिया जाएगा जब चुनाव खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब भी तय हो जाएगा कि सरकार क्या वाकई इसी मंशा के तहत इस बिल को लाई थी या फिर उनका मकसद कुछ और था। और जहाँ तक शरिया कानून की बात है तो मुझे लगता है कि इन बातों पर कई बार बहस हो चुकी है, और इसको लेकर के पहले से ही संविधान में प्रावधान है, सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का जो है अधिकार भारत का संविधान देता है, और उसी संविधान के अंतर्गत इस बात को लेकर के विरोध किया जा रहा है। अब सरकार को ये तय करने की ज़रूरत है, सरकार को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दिया जाए, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको संतुष्ट किया जाए। अगर इसमें कोई खामी है तो उसको दूर किया जाए। चूँकि इस देश को आप एक सूत्र में अगर बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चाइना नहीं है, यहाँ पर कोई कम्युनिस्ट की सरकार नहीं चल रही है कि आप चाइना की तरह तमाम लोगों को, किम जोंग उन की सरकार यहाँ पर नहीं चल रही कि आप तमाम लोगों को एक साथ मिला करके जो है एक तरीके के हेयर कट, एक तरीके के ड्रेस स्टाइल में आप जो है देश के वासियों को रखने की जो आपकी एक मानसिकता या जो सोच है, ये देश के लिए खतरनाक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी आता है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचेगा। जैसे ट्रिपल तलाक जैसे जो बड़े डिसीजन लिए गए वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अच्छा एक निर्णय था, जिसमें आपने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया, महिलाओं के लिए निर्णय आपको तो ऊपरी तौर पर आपने पढ़ लिया, ये हेडिंग सलग जो है न्यूज़ चैनल के आपने देख लिए, लेकिन आप जब कानून को पढ़ेंगे तो उसमें क्या प्रावधान है? उसमें प्रावधान ये है कि तलाक देने के बाद जो है उसका पति जेल जाएगा, 3 साल के बाद फिर वो वापस आएगा। तो क्या वो पति उस महिला के साथ रहना चाहेगा? क्या उस महिला की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? जिस औरत ने अपने शौहर को जेल में डलवाया, उसकी वजह से, उसके कारण वो जेल में गया, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि उसकी फिर से जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो फिर से उस तरीके से आगे बढ़ पाएगी? सरकार इसको लेकर के क्या प्रावधान रखी है इसको लेकर के? और मान लीजिए जब वो 3 साल उसका पति जेल में रहेगा तो क्या उसकी पत्नी को सरकार मुआवजा देगी? इसी बात को लेकर के संसद के भीतर जो विपक्ष के सांसद थे, असदुद्दीन ओवैसी की बात करिए, तमाम अन्य नेताओं की बात करिए, यही सवाल था कि सरकार कानून ला रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप आधे अधूरे कानून को या फिर आप अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कानून नहीं ला सकते। आपको ये तय करना पड़ेगा कि उन 3 सालों में उसके घर का, उसके परिवार का भरण पोषण जो कैसे होगा, और उसकी महिला, उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। इसी को लेकर के सवाल था। तो 3 तलाक आपने लाया, बेहतर कदम है, लेकिन उसके
उसके बाद परिवार का भी ध्यान सरकार को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका पति तो जेल में है। तो बीते 3 साल वो महिला कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी? और इसी बात को लेकर के सवाल उस समय पूछे जा रहे थे। हालांकि इसका कोई जो है उस तरीके से सड़कों पर उतर करके कोई विरोध नहीं किया। कानून पास हो गया, उसको सभी ने सर्वमान्य तरीके से माना भी, और अभी वो लागू भी है। जो उसके खिलाफ कार्य करते हैं उनको सजा भी मिल रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 3 तलाक इसके पहले जो भी हुआ था उसमें एक मौलाना ने इंटरव्यू दिया, वो पीएचडी होल्डर है उत्तराखंड के। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इतना दिमाग नहीं होता है कि वो तलाक का डिसीजन ले पाए, इसलिए पुरुषों को उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि कब तलाक देना है, कब क्या करना है, कब हलाला करना है। तो उनको ये सारी चीज़ों को लेकर वो ऐसे बयान देते नजर आए। तो क्या ये सही है? ऐसे देखिए, धार्मिक बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक बहसों में अगर आप पढ़िएगा तो बात बहुत दूर तक निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक तौर पर जो तमाम चीज़ें बेहतर है और संवैधानिक तौर पर जो देश को चलाने का एक प्रावधान है, उस पर बहस करने की ज़रूरत है। धार्मिक मान्यताओं में आप जाइएगा या उस पर बहस करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल करके आएंगी जो साइंटिफिक रूप से बिल्कुल भी आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, और नहीं उसको आप उस तरीके से जो है खुद को जो है उसके समानांतर खड़े कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि धार्मिक मान्यता एक अलग चीज़ है, देश को चलाने के जो कानून होते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं, और साथ ही जो साइंटिफिक रूप से चीज़ें गलत है उसको मानने की ज़रूरत है। और जहाँ तक महिला को कम समझ या फिर और तरीके की जो भाषा बोली जाती है लोगों के द्वारा, इस पर उनको जो है और ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी है। अब लोग एक महिला और एक जो है एक पुरुष बिल्कुल समानांतर स्थिति में है। हमारा कानून उस बात की इजाज़त देता है, हमारा संविधान उस बात की इजाज़त देता है, और मुझे लगता है कि संविधान से इधर उधर की बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र संविधान पर रह करके संविधान के दृष्टिकोण से देश कैसे चलेगा, और अगर सरकार कोई भी कानून लाती है उस पर सवाल पूछे जाते हैं तो उसको उसमें अगर कोई खामी है तो उसको बदलने की भी ज़रूरत है, और अगर उसमें कोई खामी है तो उसको दोहराने की भी ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है, उस पर विचार विमर्श करने की भी ज़रूरत है। जो तमाम पहलू है, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, तो जब आदिवासी उससे अलग है तो आप इसको समान नागरिक संहिता नहीं कह सकते। कोई भी इस पर आम नागरिक जो है वो सवाल उठा सकता है कि अगर वो अलग है तो हम इसमें क्यों सम्मिलित हैं, हमें भी अलग किया जाए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोहरा रवैया जो सरकार का, या फिर आप कहें कि इस तरीके की चीज़ों को उजागर करके या फिर इसका हुआ बना करके जो राजनीतिक तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, किसी से ये किसी से ढका छिपा हुआ मामला नहीं है कि भाजपा धार्मिक तौर पर राजनीति करते हैं, उनको उसका फ़ायदा भी मिलता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि उन्हें जिस बात का फ़ायदा मिल रहा है उसको वो लगातार दोहराते रहे। जनता जब तक वोट देती रहेगी तब तक वो उस चीज़ को मार्केट में लाते रहेंगे और जनता मूर्ख बनकर के वोट करती रहेगी। जब जनता समझ जाएगी तो वही सरकार फिर सत्ता से बेदखल कर दी जाती है। कभी राजीव गांधी की सरकार ने 400+ पास किए थे, लेकिन आज जनता को भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्षों में समझाया तो जनता समझी, और फिर सरकार के कृत्यों को देख करके सरकार को बदल दिया। तो ये चीज़ें चलती रहती है, ये पूरी तरीके से एक जो आप साइकिल का हिस्सा है, रिवॉल्विंग चलता रहता है। अब यूसीसी को लेकर के अलग अलग राज्यों में अब राजनीति शुरू होगी। यूसीसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों में फिर से इसको जो है लागू करवाने की या फिर जो है विधानसभा में पेश करने की कोशिश करेगी, ताकि वहाँ पर भी उनको वोट मिल सके। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मंशा है, और अगर सरकार इस मंशे के तहत नहीं कर रही है, अगर उनका मंशा वाकई देश में एक कानून, एक समान नागरिक संहिता लाने की बात है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आदिवासी और देश के तमाम लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है, वरना यह कानून एक तरीके से विरोध करने के काबिल है। उसका विरोध जो विपक्ष के लोग हैं वो सड़कों पर उतर के करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये कानून देश में विरोध करने लायक है, या फिर आने वाले समय में ये इसमें क्या कवायद होगी, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि यूसीसी के लेकर तमाम लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं। दोनों अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कौन सही है कौन गलत है, आने वाले समय में ये पता चलेगा कि अन्य राज्यों में भी ये यूसीसी लाया जाता है कि केवल उत्तराखंड में अभी ये ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।